हेलो साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है GS बाय DS। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस भयंकर गर्मी में जो है आप अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। और आप सभी लोगों से एक मेरी विनम्र जो है अनुरोध है कि आप सभी लोग, बारिश आने वाली है, सभी लोग पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें छोड़ कर गए थे, जो हमारे लिए दिया था हमको, हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा माहौल दे के जाएँ, अच्छे वातावरण दे के जाएँ। तो देर ना करते हुए हमें शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने आप सभी लोगों को तुर्क आक्रमण का पहला पढ़ा दिया था सेगमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था महमूद गजनबी के बारे में। आज हम लोग तुर्क आक्रमण का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, जो है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी की पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी का उत्थान कहाँ से हुआ, कैसे मतलब वो भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है उद्यत हुआ। तो जैसा कि महमूद गजनबी गजनी साम्राज्य का जो बहुत मतलब महान शासक था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे बहुत कमज़ोर पड़ गए। तो जिन छोटे छोटे सूबों को, जिन छोटे छोटे प्रांतों को उसने अपने अधीन में किया हुआ था, वहाँ के लोग स्वतंत्र होना शुरू हो गए। तो उसी में गजनी के अंतर्गत ही एक गौर साम्राज्य था, गौर प्रांत था छोटा सा। तो वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, उसने जो है, देखिए पहली बात तो ये कि जो कोई भी है व्यक्ति है, जब पैदा होता है तो वो किसी न किसी वंश में पैदा ही होता है। भले ही वो अपने युवावस्था में या बड़े होकर के वह किसी अन्य वंश के नाम से अपना एक नया वंश शुरू करता है। तो उसी तरह से जो संसवनी वंश में का वो था व्यक्ति, संसवनी वंश। अगर कभी सवाल भी आता है कि मोहम्मद गौरी जो है किस वंश का था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका वंश है वो वंश है संसवनी वंश। कहीं पर संसवानी भी कहीं पर मिलता है, संसवनी वंश है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो उसने क्या किया कि अपने पास पड़ोस के कुछ तुर्कों को हरा करके, मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे, प्रांत थे, उनको हरा करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और चूँकि वो स्थान गौर प्रांत था, गौर, तो उस वहाँ पर जो है फिर नए वंश का मतलब जो नाम रख दिया उसने गौर वंश। ठीक, गौर वंश। और गौर वंश के से नाता जुड़े होने के नाते जो है उसका कालांतर में वंश जो है गौरी वंश कहलाया। तो वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, उसने 1163 में, इस याबुद्दीन की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, जो इसका संस्थापक था, सनसनी वंश तो था ही जो है वह, लेकिन गौर वंश का संस्थापक, अगर हम कहें गौर वंश का संस्थापक जो था, गौर वंश का संस्थापक जो था वो था गयासुद्दीन मुहम्मद बिन शाम, यानी गौर वंश का संस्थापक। और वर्ष कौन सा था? वो वर्ष था 1163 ईस्वी। 1163 ईस्वी। इसने अपने पास पड़ोस में जितने भी प्रांत थे, वहाँ के जितने भी तुर्क थे, सबको उसने अपने मिला लिया, जो नहीं मिलते थे उनको हरा दिया। तो 10 साल के पश्चात, यानी 1163 के पश्चात, इसने अपने भाई को, यानी जो उसका भाई था, किसका? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का, ये इसका भाई था। कौन? मोहम्मद बिन शाम, यानी शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसी का अन्य नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसको हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं इतिहास में। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, मोहम्मद गौरी। ठीक, ये गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का छोटा भाई था। और ये मोहम्मद गौरी कब राजगद्दी पर बैठा? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला उसका जो आक्रमण था, यानी पहला आक्रमण, जो पहला आक्रमण था
वो था 1175 ईस्वी में। कहाँ पर, स्थान कौन सा था, स्थान कौन था, मुल्तान। स्थान कौन था, मुल्तान। ये वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। यानी जब वो मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना के साथ भारत में प्रवेश करता है, सबसे पहले मुल्तान में, यहाँ पर जो सिया लोग थे उनको हरा करके फिर आगे बढ़ता है मुल्तान के रास्ते। जब फिर वह आगे आता है तो पहला राजपूतों से पहली लड़ाई, यानी पहली लड़ाई जो उनकी राजपूतों से हुई, पहली लड़ाई इसकी राजपूतों से कब होती है, ये होती है 1176 ईस्वी में, एक साल बाद। कहाँ पर, ये पंजाब में भट्टी राजपूत के नाम से जाने जाते थे, भट्टी राजपूत। इनको भी इसने हरा दिया। यानी मोहम्मद गोरी ने पहली लड़ाई जो है राजपूतों से लड़ी थी, कब, 1176 ईस्वी में। कहाँ पर, पंजाब के निकट भट्टी राजपूत उनका नाम, उनको कहा जाता था। तो अब इस तरह से उसका मनोबल और बढ़ता गया। लेकिन मनोबल बढ़ने के पश्चात क्या हुआ, सन 1178 ईस्वी में गुजरात के पास अब समय है 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में गुजरात का शासक, गुजरात में जो शासक थे, गुजरात के शासक और वंश कौन सा था, अनहिलवाड़ वंश। शासक कौन थे, इनका नाम था मूलराज द्वितीय, या इन्हीं को बोला जाता है भीम द्वितीय। यानी 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक जो वंश था उनका अनहिलवाड़, वहाँ के शासक मूलराज द्वितीय से मोहम्मद गौरी की सेना काल की लड़ाई होती है, जिसको भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो है मूलराज द्वितीय मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी जो है वहाँ से नंगे पांव भाग जाता है, घायल होकर के भाग जाता है। अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, उस समय जो भीम था ये अवयस्क था, कह सकते हैं वयस्क नहीं था, अवयस्क था। अवयस्क मतलब जो था उम्र कम थी। तो इसकी माता जो बहुत वीर थी, माता का नाम था नायिका देवी। उनके सहयोग से जो है मोहम्मद गोरी को हराया जा सका। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई 1178 ईस्वी की घटना है, 1178 ईस्वी में। यानी ये जो है हार गया। अब इसने सोचा कि ये भारत पर आक्रमण करेंगे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एक विशेष रणनीति के साथ और उचित योजना के साथ। तो अब वहाँ से भागा हुआ अपने साम्राज्य में गया, फिर आक्रमण करेगा आकर के 1191 ईस्वी में। तो हम लोग अब इसकी प्रमुख 2 युद्धों के बारे में देखेंगे। प्रमुख युद्ध 2 लड़े थे इतिहास में, जो हम कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और कौन है, मोहम्मद गोरी। ठीक, पृथ्वीराज द्वितीय स्थान कौन सा है, तराइन का स्थान है, समझ में आ ही गया। तो इसमें पृथ्वीराज द्वितीय जो है, जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली के शासक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी
कि अपने राज्य की अच्छे से सुरक्षा करना, और बहुत वीर भी थे। तो ये जो है मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा देते हैं। आप ये सोच लीजिए ये कौन सा समय चल रहा है। उस समय में जो है राजपूत राजा अपनी झूठी शान दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे से हमेशा प्रतियोगिता में करते रहते थे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, जिसका लाभ विदेशी आक्रमणकारी लोग हमेशा उठाते थे। तो वही इसमें भी आया। तो पहली जो लड़ाई थी 1100 तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में, ये जो पहली लड़ाई थी, इसमें तो पृथ्वीराज तृतीय जो इनका पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोला जाता है, वह मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। मोहम्मद गोरी घायल होकर के गिर जाता है। लेकिन राजपूत थे। हमारे यहाँ भारत गवाह रहा है, इतिहास गवाह रहा है, भारत का इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। जिसने अपनी हार मान ली उस पर जो हथियार नहीं उठाते थे। यही वो समय था। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया होता, उसको मार दिया होता, तो आज हमारा देश कुछ और लेवल पर होता। सोच के देखिए, वही टर्निंग पॉइंट था। वहीं से जो है हमारे देश का भविष्य बदल जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी भाग कर गया और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1 साल बाद। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब है? 1192 में, सॉरी 1192 ईस्वी में, ठीक। इधर कन्नौज के राजा, जो गढ़वाल वंश के राजा थे, कन्नौज के राजा, उनका नाम था जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा को सुन करके उनसे जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। अब उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाया। लेकिन उनकी पुत्री जो है पृथ्वीराज चौहान के प्रशंसा से प्रसन्न होकर के उनको अपना पति मान चुकी थी। तो उसने बताया, संयोगिता ने बताया कि पिताजी हम पृथ्वीराज चौहान से शादी करेंगे। वह क्रोधित हो गया। जयचंद जो है राजा कन्नौज का क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया। तो उसने क्या किया कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवाया और उसे द्वारपालों की जगह पर खड़ा करा दिया। तो ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को। तो वह क्या करते हैं कि स्वयंवर स्वयंवर में ही भरे स्वयंवर में आते हैं और संयोगिता का अपहरण करके लेके चले जाते हैं। अब पूरे 36 राजकुमार वहाँ पर हैं, राजा हैं। राजपूत राजाओं में जो है जयचंद की इज्जत चली जाती है, अपने आप को एकदम शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उन्होंने इसका बदला लेने की सोची। तो ये जा कर के मिल जाते हैं पृथ्वीराज के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी जानते हैं जब कभी दो दोस्त जो है दुश्मन बनते हैं, खतरनाक दुश्मन बनते हैं। तो जो जयचंद जो है इनकी कमजोरियों को जानता था पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए वह मोहम्मद गोरी से मिल गया। एक तराइन के युद्ध में भयानक युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने देख लिया था कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में बहुत सारे हाथी थे। और ये तीरंदाजों से बोल दिया इसने कि आप जो है हाथियों की आंखों में तीर मारेंगे। मोहम्मद गोरी ने अपने तीरंदाजों से बोल दिया था कि हाथियों की आंखों में तीर मारना है। और जैसे ही सब तीरंदाज हाथियों के आंख में तीर मार देते थे, हाथी जो है अंधे हो जाते थे और उनको दिखाई नहीं देता था। वे अपनी सेना को ही कुचलते हुए रौंदते हुए चले जाते थे। इस तरह से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को बुरी तरह से हराया। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु होती है, मारे जाते हैं। वहाँ से एक नए युग का सूत्रपात होता है, एक नए युग का जन्म होता है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं पहले वाले युद्ध में। और दूसरा युद्ध जो होता है ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गोरी जीतता है।
मोहम्मद गोरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और मोहम्मद गोरी ने जब अपना असर दिखाना शुरू किया, अपना पूरा खजाना लूटा, इंद्रप्रस्थ में अपना जो है सैनिक अड्डा बना लिया, तो जयचंद को लगा कि ये तो भैया जाने वाला नहीं है। सैनिक अड्डा क्यों बनाया? क्योंकि उसको जो है अपनी सेना को यहाँ रखनी पड़ती थी, नहीं तो आक्रमण करने के लिए जाते भाग करके गौर प्रांत में, गजनी में, वहाँ से फिर अपनी सेना को लेकर आते। तो फिर 1194 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये होता है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में कौन कौन है इसमें? इसमें मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद। जयचंद इसमें जो है हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। अब इस तरह से सारे राजपूत राजा जो है, सारे राजपूत राजा डर गए एकदम से। मोहम्मद गोरी जो है एकदम पूरी तरह से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया उसने। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हमने आपको गजनी साम्राज्य में बताया था, अलतगीन के गुलाम सुगुप्तगीन के से जो है उसने अपनी बेटी का शादी कर दिया था। वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसके मोहम्मद गोरी के जो है 1 लाख गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 1 लाख गुलाम थे। 1 लाख गुलाम थे मोहम्मद गोरी। इन 1 लाख गुलामों में उसने देखा कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम ने असीम उत्साह, बहुत वीरता दिखाई थी। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। और दिल्ली और लाहौर का इलाका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर खुद जो है अपने गजनी प्रांत की तरफ चल दिया। यानी ये जान जाइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, गुलाम के साथ साथ वह मोहम्मद गोरी का दामाद भी बन गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो गुलाम था किसका, और दामाद भी था किसका? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम भी था और दामाद भी था किसका? मोहम्मद गोरी का। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है कौन था? ये गुलाम और दामाद, ये भी देख लीजिए। इल्तुतमिश भी गुलाम और दामाद था किसका? इसी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलाम भी था और दामाद भी था। इसीलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया गुलाम वंश। तो मोहम्मद गोरी का चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। अब आगे से हम लोग अपने भारत में एक नए सल्तनत काल की शुरुआत होती है। इसमें पहला वंश का नाम रखा जाता है गुलाम वंश। तो अगली वीडियो में हम सभी को गुलाम वंश के बारे में डिटेल में बताएंगे।